आज ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन विदाई के समय मेरी भाभी ने कहा, अनुपमा, अपने पति को शादी की पहली रात अपने पास मत आने देना। अगर शादी की पहली रात वह तेरे करीब आ गया तो वह तुझे तलाक दे देगा। इसलिए मेरी इस बात का ध्यान रखना कि तेरा पति तुझे छुए ना। मैं हैरान होकर अपनी भाभी को देखने लगी। मेरी भाभी ने कहा, बस मेरी यह बात मान लो, अपने पति से दूर रहना। मैंने कहा, लेकिन भाभी ऐसा क्यों? वह मेरे पति है और वह क्यों मानेगा? और फिर सचिन ने कितनी जिद के बाद मुझे पाया है, वह भला मेरे करीब क्यों नहीं आएगा? फिर मेरी भाभी ने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मैं काँप कर रह गई। मैंने कहा, भाभी, आपको ये शादी नहीं करवानी चाहिए थी। आपको कम से कम सचिन की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। जब ये सच्चाई सचिन को पता चलेगी तो उनका पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। यह आपने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी भाभी ने मेरी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई थी? मेरी भाभी ने कहा कि यह शादी सचिन की जिद पर हुई है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए पहली बार में ही मना कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने जब नहीं माना तो मैंने भी सोचा, अच्छा है, तू भी अपने घर की हो जाएगी। समय गुजरने के साथ साथ तेरी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर जाए, क्योंकि तू कब तक मेरे घर पर कुंवारी बैठी रहेगी? मैंने ऐसा ही किया, पति को करीब ना आने दिया। सुहागरात की रात कमरे में वह बिस्तर पर बैठा मेरे हुस्न की तारीफ कर रहा था, और जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा मैंने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। मेरा पति सचिन मुझसे वजह पूछने लगा तो मैंने उसे नहीं बताया। शोर मचाना शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। फिर एक दिन मेरे पति सचिन को जब पूरा राज पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि मैं तो दुल्हन बनी सचिन के कमरे में सुहाग की सेज पर बैठी थी और वह मेरे सामने बैठा मुझे बड़े प्यार से देख रहा था। मेरा पूरा शरीर उस समय बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पूरी बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे पति की तेज नज़र मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। वह कहने लगा, क्या बात है अनुपमा, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है? मैं अपने आंसुओं को रोक रही थी। मेरे होठ बुरी तरह से कांप रहे थे और वह बड़े सख्त शब्दों में मुझसे पूछ रहा था। मैं चाहकर भी नहीं बोल रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा पूछा, अनुपमा, मैंने कुछ पूछा है? मैं पूरी तरह घबरा गई थी और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन सामने वाला शायद पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना मुझे छोड़ेगा नहीं। सचिन ने फिर तेज आवाज में कहा, ये रोना धोना बंद करो और बताओ कि मुझसे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम ये सोच रही हो कि आज की रात मैं तुम्हारे यह आंसू देखकर चुप हो जाऊंगा और आज की रात तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया था। मैंने अपने हाथ खींचने की कोशिश की तो वो और मेरे करीब आ गया और कहने लगा कि मेरी पसंद की शादी के खूबसूरत जोड़े में सजी मेरे सामने बैठी हो और मुझे खुद के करीब भी नहीं आने दे रही हो। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, ऐसी कौन सी गलती है जो तुम मुझसे यूं दूर भाग रही हो? आज हमारी शादी की पहली रात है। शादी को लेकर और लड़की के दिल में कितने अरमान होते हैं, और तुम आज की रात मुझे खुद के करीब क्यों नहीं आने दे रही हो? आखिर इस सब की वजह क्या है? मुझे कम से कम वजह तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मुश्किल का हल कर दूं। मैं फरिश्ता नहीं हूँ अनुपमा, मैंने बड़ी मुश्किल से यह क्षमा काटा है। मैंने हर रोज तुम्हारी संगत के सपने देखे हैं। धीरे धीरे सचिन के कहने का अंदाज नशीला होने लगा था। वह मेरे चेहरे पर झूलते बालों को बड़े प्यार से देख रहा था और मेरा दिल धड़कना भूल गया था। जितना वह आज बेताब नजर आ रहा था, मेरे लिए उसे रोकना और भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैं मजबूर थी। जो राज मेरी भाभी ने मुझे बताया था, अगर ये राज मेरा पति जान जाता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। सचिन ने सोने की हार मुझे मुंह दिखाई में दी थी, जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले पर फिरने लगी थी। एक कर्त था जो मेरे पूरे शरीर में लगा था। मैंने झटके से उसका हाथ पीछे झटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, सचिन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे बस कुछ दिन का समय दे दो, मैंने विनती करते हुए कहा। लेकिन सचिन पर तो नशा सवार था, वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। सचिन कहने लगा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं जबरदस्ती पर उतर जाऊंगा, तुमसे अपना हक वसूल कर लूंगा।
वह भी शायद सोचकर बैठा था कि मेरी बात नहीं मानेगा। जैसे जैसे वह मेरे करीब बढ़ रहा था मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं इस कदर बदहाली और परेशानी की हालत में थी कि वही बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। मेरे कानों में सचिन की आवाज़ गूंज रही थी। वो मुझे अनुपमा अनुपमा पुकार रहा था। शायद उसका अंदाज़ा यही था कि मैं होशो हवास खो बैठूंगी। शायद मैं होश से बेगानी हो रही थी या फिर उन दवाओं का असर था जो विदाई के टाइम अपनी भाभी की बातें सुनकर मैंने खाई थी। जो खुलासा मेरी भाभी ने मुझ पर किया था, मैंने चाहकर भी अपने पति को अपने करीब नहीं आने दिया। ये भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था। मुझे सचिन बेहद पसंद था। ये बात भी नहीं थी कि अतीत में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था कि खुद जाने का डर था। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो समस्या मेरे साथ ही है वह शायद किसी लड़की के साथ हो। खैर, जब मैं होश में आई तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मेरी सास और सचिन मेरे पास खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ देर में हम घर आ गए। मेरी सास मुझे आराम करने को कहकर मेरे कमरे में मुझे छोड़कर चली गई। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। घर पर और भी मेहमान शादी वाले घर में थे। मेहमानों का होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे पड़ोस की भाभी की बात करने की आवाज़ आ रही थी जो सचिन से मजाक कर रही थी कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई है। नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था और तुमने नाजुक से फूल को मसल कर ही रख दिया। लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल गया था। पता नहीं सब लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मेरी वजह से सचिन सबके सामने शर्मिंदा हो रहा था। कोई कह रहा था कि 4 दिन अब कमरे की तरफ से भी मत जाना। कोई मेरी सास से कह रहा था आप अपनी बहू के पास रहिए। सचिन की शक्ल देखकर कहीं दुल्हन फिर से ना बेहोश हो जाए। हंसी की आवाज़ मुझे अपने ही नज़रों में गिरा रही थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। अगर असल वजह मैं अपने पति को बता देती तो वो तलाक देकर मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी ना बताती तो संबंध बनाने के कुछ ही महीने बाद वह जान जाता। कुछ दिन तक मेरी सासी मेरे पास आती रही, मुझे खाना भी वहीं खिलाती रही। वह बहुत ही नर्म दिल और मोहब्बत करने वाली थी। धीरे धीरे सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी हालत भी अब सुधर चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही किचन में काम संभाल लिया। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। सचिन चुप चुप सा रहता था। खाने के बीच भी मुझे शिकवे भरी नज़रों से देखता रहता था। मेरे ससुराल में बस मेरी सास और मेरे पति ही रहते थे। सचिन मेरी सास की इकलौती औलाद थी। वैसे तो सब मेहमान जा चुके हैं, लेकिन मेरी सास की बहन की बेटी रुक गई थी। वह मेरी ही उम्र की थी। वह कुछ दिन यही रुकने वाली थी। उसका नाम सौम्या था। सौम्या खूबसूरती भी बहुत ही ज़्यादा थी और जो बातें मुझे परेशान करती थी वह ये थी कि वह सचिन के साथ भी धमाल मचाती थी और सचिन से हंसकर बातें करती थी। उस दिन भी खाने की मेज पर सौम्या सचिन से ना जाने कहाँ कहाँ की बातें किए जा रही थी, लेकिन सचिन तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वह बस मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी नज़र मुझ पर ही जमी हुई थी। जुबान से मुझे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी नज़र तो मुझसे बहुत कुछ कहती थी। मैं जानकर भी अनजान बन जाती थी। रात को मैं किचन में बर्तन धो रही थी। मेरी सास और सौम्या अपने कमरे में जा चुकी थी। बर्तन धोते धोते मुझे किसी के आने की आहट हुई तो मैंने पलटकर देखा तो सचिन मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। वह कहने लगा, नींद नहीं आ रही है, सर में दर्द है, मुझे 1 कप चाय बना दो अनुपमा। मैंने चाय की केतली गैस पर रख दी। मुझे लगा था कि वह चाय का कहकर बाहर चला जाएगा। मैं किचन के काम के समय दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटका कर ही काम करती थी, क्योंकि उस समय मैं किचन में अकेली होती थी और फिर घर में भी कोई देवर और जेठ ससुर भी नहीं थे। लेकिन सचिन इस तरह अचानक से किचन में आ जाएगा और मेरे पास खड़ा हो जाएगा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। वह एकटक मुझे देखे जा रहा था। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे शर्म सी आने लगी थी। वह किचन के दरवाजे के पास खड़ा था। बिल्कुल वहीं पर मेरा दुपट्टा भी टंगा हुआ था। मैं वहां से दुपट्टा उतारकर अपने ऊपर डाल भी नहीं सकती थी। मेरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी चाय बन जाए। 10 मिनट तक चाय बनने में लग गए थे और 10 मिनट यूं ही खड़े होना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार सचिन की नज़रों से उलझ रही थी। दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थी। तभी अचानक मुझे सचिन की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। सचिन कह रहा था, अनुपमा तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है।
ये कहते हुए वह मेरी तरफ बढ़ चुका था। मैं उस समय बहुत ही नर्वस हो रही थी। वह बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरे चेहरे को गौर से देखने लगा। वह कहने लगा, मैंने जब तुम्हें पहली बार शॉपिंग मॉल में देखा था तो तुम्हारी आंखों ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया था। मेरी नज़र तुम पर थी, बस वही अपना दिल तुम पर ऐसा हारा कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया मेरा सुकून चैन तो मुझसे छीन गया था। वह कहते हुए वह मेरे और भी करीब आ गया था। मैं पीछे दीवार से जा लगी थी और कहने लगी, सचिन पीछे हटो, मुझे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया। सचिन ने कहा, क्यों, यहाँ कोई गैर है क्या जिससे तुम अपने आप को छुपाना चाहती हो? पति पत्नी तो वैसे ही एक दूसरे के होते हैं। ये कहते हुए सचिन मेरे और भी करीब हो गया और मुझे कमर से पकड़ लिया और मुझे चूमने लगा। उसकी गरम गरम सांसों से मैं पिघलने लगी थी। मेरी हालत अब और भी ज़्यादा खराब होने लगी थी। इससे पहले कि वह मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेता, मैंने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई और तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कैसे सचिन की बती हुई बेकरारियों को रोक सकती थी? वो मुझसे मोहब्बत करता था, वह शॉपिंग मॉल में मुझे पसंद कर लिया था और मेरे घर रिश्ता भेज दिया था। मेरी भाभी ने पहले पहले इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया तब तक वह हमारे घर रिश्ता लेकर आता ही रहा। ना जाने कब से वह मेरे इंतज़ार में था और जब आज मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर में मौजूद थी तो वह मुझसे जी भरकर प्यार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने उसे इजाज़त नहीं दी। वह अपनी जगह सही था। जितनी मेरी मोहब्बत और संगत की तड़प सचिन को थी, मैं भी इस संगत के लिए तड़प रही थी। जी चाहता था कि उसकी मजबूत बाहों में समाकर दुनिया के सारे गमों को भुला दूं। लेकिन बस मेरी मजबूरी मेरे आगे आ जाती थी। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सचिन ऑफिस जा चुका था। मैंने अपनी सास से सचिन की इतनी जल्दी ऑफिस जाने की वजह पूछी तो मेरी सास ने कहा, पता नहीं, वह कह रहा था कि ऑफिस में जरूरी काम है इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। अब मुझे सचिन की चिंता होने लगी थी, पता नहीं वह कहाँ चला गया होगा। वह मुझसे नाराज था। पूरा दिन मेरा इसी चिंता में निकल गया। शाम 7 बजे के करीब सचिन घर आया और सीधा कमरे में चला गया। उसके बाद से सचिन ने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखता था। एक बार मैं उसके ऑफिस के कपड़ों पर प्रेस करने लगी तो उसने मेरे हाथ से छीन लिया और कहने लगा, मेरे काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने अपने कपड़े सौम्या को दे दिए। नाश्ते का भी उसी से कहने लगा। मैं बेचैन होकर रह गई थी। सचिन का रवैया शायद मेरे साथ सही था। वह कब तक मेरे साथ नरमी से रह सकता था, लेकिन मेरी जान पर उस समय बन आया जब मैंने सौम्या को सचिन के आगे पीछे घूमते देखा। वह बड़ी खुशी से दौड़ दौड़कर सचिन के सारे काम कर रही थी। मुझे ये देखकर आश्चर्य होता था। जब सचिन ऑफिस से वापस आता था तो उस समय सौम्या दुल्हन की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। जैसे ही सचिन अंदर आता सौम्या भागकर उसके करीब आ जाती थी और उसे मुस्कुराते हुए हेलो कहती थी और उसके हाथ से बैग ले लेती थी। वो बड़ी खुशदिली से सचिन की सारी जिम्मेदारी निभा रही थी और मेरे अंदर तो जैसे आग ही लग गई थी। लेकिन मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि सचिन खुद उसे इतनी अहमियत दे रहा था। बात यहीं तक होती तो ठीक थी, लेकिन एक बार रात के समय मेरी आंख खुली तो मुझे सौम्या के कमरे से सौम्या और सचिन की आवाज़ आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े हुए थे। मुझे देखकर सौम्या की हंसी को ब्रेक लग गई थी, लेकिन सचिन बिल्कुल बेपरवाह सा बैठा था और सौम्या से बातें करता रहा। उसने मेरे होने की कोई परवाह ही नहीं थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। मेरा घर उजड़ रहा था, लेकिन मैं शायद जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जहां आगे और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत सचिन को बताती तब भी मेरा घर बर्बाद हो जाना था, और ना बताती तब भी यह सौम्या नाम की लड़की मेरी जगह ले रही थी। औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन सौतन का दुख नहीं। मेरे और सचिन के बीच जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि सौम्या बीच में आए। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा कि सौम्या को काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, वो वापस कब जाएगी। मेरी सास कहने लगी कि मैं भी उसे कह चुकी हूँ कि अभी तो तुम्हारे आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। लेकिन ये सचिन उसे रोक लेता है। ये सुनकर तो मेरा दिल जैसा किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। सचिन क्यों चाहता था कि वह यहाँ से ना जाए।
एक बार वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनके बीच होने वाली बात ही कुछ ऐसी थी कि मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। पहले मैं नहीं जानती थी कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस सच्चाई से भी पर्दाफाश हो चुका था। मैं तो इस गलतफहमी में जी रही थी कि सचिन मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी, क्योंकि जो मैंने सुना था उसके बाद तो मुझे पता चल चुका था कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत नहीं करता है। शायद ये शादी उसकी मजबूरी रही होगी, वरना मोहब्बत तो उसे सौम्या से ही थी, और सौम्या उसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि तुमने खाना क्यों नहीं खाए। मैंने पेट दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात को मुझे सौम्या के रूम से फिर से आवाज़ आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो उसके रूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। सौम्या सचिन की बाहों में थी। एक कदम से मेरी आंख खुली थी। मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पसीने से भीग चुकी थी। मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि जो मैंने देखा वह एक सपना था। कुछ देर बाद सचिन सौम्या के रूम से बाहर निकला तो मैं सचिन के पास गई। सचिन बाहर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर मोबाइल देख रहा था। मैं रोते हुए उसके पास बैठ गई। वह मुझे देखकर कुछ परेशान हुआ और कहने लगा, क्या बात है, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, सचिन आप आज के बाद सौम्या से बात नहीं करोगे? मेरी बात पर पहले तो वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर अपना मोबाइल बंद कर दिया और कहने लगा, क्यों मैं ना बात करूं? मैंने कहा, आपके दिल में सौम्या थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने? वह कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने सौम्या की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का दीवाना बन बैठा और तुमसे शादी कर ली। सौम्या मुझसे पहले से ही मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, और अब मुझे भी इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए मैं सौम्या से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूं बर्बाद नहीं कर सकते, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। सचिन, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर सचिन ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में लेकर आया। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। सचिन कहने लगा, बस यही तो मैं सुनना चाहता था। मैं यही चाहता था कि तुम्हारे दिल में क्या है। इसलिए मैंने सौम्या से विनती की थी कि वह मेरे साथ मिलकर यह ड्रामा करे। अनुपमा, सौम्या मेरी सगी बहन है। मासी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मम्मी ने सौम्या को उन्हें दे दिया था। ये बात मेरे लिए एक नया खुलासा थी। फिर सचिन कहने लगा कि तुम्हारी दूरियों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। मुझे लगा शायद तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। इसलिए मैंने सौम्या के साथ मिलकर यह ड्रामा किया था, और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक एहसास और दुख भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूर एक स्वाभाविक झिझक थी। सचिन मेरे करीब आने लगा, इतना करीब कि उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। सचिन ने मदहोश होते हुए कहा, अनुपमा, अपने दिल दिमाग से सारा डर निकाल दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार मैं उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि अपनी जबान से मैं उससे मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी। पूरी रात मेरी डर से गुजरी थी कि जिस दिन मेरा राज सचिन को पता चल जाएगा वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। खैर, मेरी संगत पाकर सचिन बहुत खुश हुआ था। कुछ दिनों बाद सौम्या भी वापस चली गई थी। बस मेरा दिल हर समय डर के साए में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का पता सचिन को होगा तो मेरा क्या होगा। हमारी शादी को कुछ महीने गुजरे थे कि जब एक बार मेरी सास कहने लगी, सचिन, मुझे जल्दी से जल्दी पोते या पोती की खुशखबरी सुना दो। तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं दादी बन जाऊँ। इस तूने आंगन में एक छोटे बच्चे की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। सचिन कहने लगा, क्या बात है अनुपमा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? फिर सचिन ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी थी कि माँ, अभी इतनी जल्दी क्या है, आपको ये खुशखबरी भी जल्दी ही मिल जाएगी। मेरी सास की जल्दीबाजी भी कुछ स्वाभाविक ही थी। उन्होंने अपनी बेटी अपनी बहन को दे दी थी। उनके पास सिर्फ सचिन था। ना जाने कितने वर्षों से यह घर सुना हुआ था, इसलिए उन्हें बच्चे की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। अपनी माँ के बार बार कहने पर सचिन मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गए। उसने बहुत से टेस्ट लिख कर दिए। मेरा दिल बेहद बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते सचिन से कहा कि मम्मी को इतनी भी जल्दी क्या है बच्चे की?
सचिन मेरा हाथ थामकर बोला, अनुपमा बच्चे तो मुझे भी पसंद है, मैं तो चाहता हूँ कि भगवान मुझे एक ही बार में 2 बच्चे दे दे। सचिन की बातें मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। जो हकीकत मेरी भाभी ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं इस खुशी को सचिन को नहीं दे सकती, और जिस दिन ये राज सचिन को पता चली वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वह मुझे कभी भी सच्चाई के साथ स्वीकार नहीं करेंगे। आज वह समय भी आ गया था जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। उस दिन मेरी रूह जैसे मेरे शरीर से निकल रही थी। जिस तरह से अल्ट्रासाउंड करने वाली बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखती तो कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ से, तो मेरी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने डॉक्टर से विनती की वो मेरे बारे में मेरे पति को कुछ ना कहे, लेकिन वह कहने लगी कि यह तुम कैसी बातें कर रही हो, हमें यह ऑर्डर नहीं है, और वैसे भी अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। ये बातें ज़्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। भलाई इसमें में है कि आप अपने पति को खुद ही सच्चाई बता दे। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट सचिन तक पहुंच गई थी और मैं यूं थी कि पत्थर की तरह कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरा राज सचिन को पता चल चुका था। सचिन के बदलते हवास और बदलती रंगत से मेरी जान निकल रही थी। घर जाते ही मेरी सास सचिन से मेरी रिपोर्ट के बारे में पूछने लगी। सचिन ने कहा, अभी तक डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया है। सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अगर मेरी सास को पता चल जाता तो उसी वक्त मेरी सास मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल देती। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस समय मेरी बेचैनी अपनी चरम सीमा पर थी। मेरी जान निकली हुई थी। सचिन ना जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सजा सुनाने वाला था। सचिन जब कमरे में आया तो उसकी आंखें लाल थी। मेरा दिल था कि धड़कना भूल गया था। सचिन आकर मेरे पास बैठ गया। कुछ देर मुझे खामोशी से देखने लगा। उसने जुबां से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नज़र जैसे बहुत कुछ कह रही थी कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। मैं बस लगातार आंसू बहा रही थी। मैंने खुद को तकदीर के हवाले कर दिया था। कुछ देर सचिन कहने लगा, बस एक बात बता दो अनुपमा, क्या तुम ये बात पहले से जानती थी? मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी भाभी ने मुझसे शादी की रात जयमाला से कुछ देर पहले ही यह बात बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोक रही थी कि आप ये सच जानकर मुझे तलाक न दे दे। ये कहकर मैं रोने लगी। वह कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया अनुपमा, तुम जानती थी कि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ को औलाद चाहिए। तुम्हारी भाभी अगर सच में जानती थी तो हमें अंधेरे में रखकर गलत किया है। ये कहकर सचिन कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया। मेरी भाभी ने मुझसे शादी की रात रोते हुए यही तो बताई थी कि मेरे अंदर जन्म से ही बच्चेदानी नहीं थे। मैं कभी भी मां नहीं बन सकती थी। 17 साल की हुई तो भी मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। मेरी भाभी को चिंता हुई कि मैं 17 साल की भी हो गई थी, लेकिन पीरियड्स नहीं आए। फिर वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई जहां मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, लेकिन मेरी भाभी मुझसे मेरी ये हकीकत छुपा कर रखी थी। उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है, जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी और तुम नॉर्मल हो जाओगी। मैं भी इस बात को भूल गई थी और अपनी जिंदगी में मगन हो गई थी। लेकिन शादी की रात जयमाला से पहले मेरी भाभी ने मुझे ये सच्चाई बताई थी, और मुझे ये भी कह था कि जितना हो सके तुम सचिन से दूर रहना, क्योंकि अगर वह तुमसे संबंध बनाएगा तो जाहिर है कुछ समय के बाद बच्चे के बारे में भी कहेगा, और उसके लिए जब तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो ये हकीकत खुल जाएगी। और आज वह दिन आ गया था। मेरी हकीकत सचिन के सामने खुल चुकी थी। मैं फूट फूट कर रही थी, लेकिन वह एक बार भी मेरे आंसू पोंछने नहीं आया। सुबह तक मैं समझ चुकी थी कि मुझे वह क्या फैसला सुनाने वाला है। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकली तो सचिन ऑफिस जा चुका था। पूरा दिन मेरी बेचैनी से गुजरा था। शाम को जब वह घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई थी, और उसने हाथ में रिपोर्ट पकड़ी थी जो उसने मेरी सास के सामने रखी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी सास बिल्कुल अनपढ़ है। वह कहने लगी, सचिन मुझे पढ़ ले सुनाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है? सचिन कहने लगा कि माँ, मैं आपको कभी भी बारिश नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंदर बच्चा पैदा करने की सहूलियत ही नहीं है। मुझे कभी भी औलाद नहीं हो सकती। ये कहकर वह अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा और कहने लगा, माँ मैं एक बांझ मर्द हूँ। भगवान के लिए मुझसे दोबारा औलाद के लिए मत कहना। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन औलाद नहीं। सचिन ने हर बात खुद पर ले ली थी और मुझे हर चीज़ से आज़ाद कर दिया था।
मेरी सास भी रो रही थी और मैं अपने पति को देख रही थी कि मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने सचिन की सूरत में था। मेरी सास ने जब खूब सारे आंसू बहाए लिए तो कहने लगी, कोई बात नहीं सचिन, तू अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले लेना और हम उसे अपना समझकर अपने साथ रखेंगे। लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं कभी भी तुम्हें दोबारा औलाद के लिए नहीं कहूंगी। कमरे में आकर सचिन बिस्तर पर बेजान सा होकर बैठ गया। मैं उसके पास बैठ गई और उसके पैर पकड़कर रोने लगी। मैंने कहा कि आपने ये क्या किया, मेरी कमी को अपने सिर ले लिया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और अपने पास बिठाया और कहने लगा कि पति पत्नी एक दूसरे के अंग होते हैं और हमारे शरीर के साथ साथ हमारे अंदर की कमियों को भी छुप लेते हैं। तुम मेरी हो अनुपमा, तुम्हारी कमी मेरी कमी है और तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। मैं यह नहीं कहता कि यह सब मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता हूँ, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये कहकर सचिन ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे सचिन जैसा पति मिला। आज हमारी शादी को 20 साल गुजर चुके हैं। हमने अनाथ आश्रम से एक बेटी गोद ले लिया था और आज हमारी बेटी का 20वां बर्थडे है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।